जन स्वास्थ्य सत्याग्रह आंदोलन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पर 13 दिन लगातार हो चुके हैं और यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक भी यहाँ पर पहुँचे हैं। धरना स्थल पर क्षेत्रीय विधायक किशोर उपाध्याय जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अरे आप पुरानी प्रधान जी इधर आ जाओ, आप आ जाओ। जनता की मांगे प्रधान जी आज बैठो जनता की मांगे और आज देखते हैं क्षेत्रीय विधायक किशोर उपाध्याय जी भी यहाँ पर धरना स्थल पर मौजूद हैं और धनोला जी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो जिलाध्यक्ष हैं उदय रावत जी यहाँ पर पहुँचे हैं। माननीय जिलाध्यक्ष उदय रावत जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पे जो दुग्ध संघ के चेयरमैन है सुशील रावत जी, एक मिनट थोड़ा माइक ऑन कर देना, माइक ऑन कर दिया, माइक ऑन, माइक ये आवाज देखो। ठीक है हेलो नहीं खोलो, इधर घुमाना, इधर से आवाज। हेलो ये माइक आज निरंतर कई दिनों से चल रही धरना स्थल पर जो कि स्वास्थ्य सत्याग्रह है, हमारे चंबा में जो सीएचसी अस्पताल है उसको लेके वहां पर प्रॉपर डॉक्टर्स की मांगों को लेके हमारा जो धरना चल रहा है, उस धरना स्थल पर आज हमारे यशस्वी विधायक जी, माननीय विधायक जी यहाँ पर आए हैं। आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार। समस्त आंदोलनकारियों की ओर से, समस्त जनता की ओर से जो निरंतर कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आंदोलनरत है, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी भी यहाँ पर आए हैं। आपका भी हार्दिक आभार। और हमारी यहाँ पर कई मुख्य मांगे जो सिर्फ अस्पताल को लेके, माननीय विधायक जी, जिनमें आपने भी पहले भी मेरी आपसे जब फोन पे बात हुई थी तब भी आपने कहा था कि आप निरंतर इस क्षेत्र के विकास के लिए अस्पताल में डॉक्टर हो या हमारी अन्य मशीनरी व्यवस्थाएं हो या फिर मेडिकल दवाइयों की व्यवस्था हो, उसके लिए आप निरंतर कार्यरत हैं। तो ऐसे में हमारा हौसला और बढ़ा कि हमारे विधायक जी इस जेन्युइन मुद्दे पर, जो कि जनता की आवाज है, उसको लेके हमारा साथ देंगे, हमारा समर्थन देंगे। और चूंकि राज्य और केंद्र में भी आप ही की सरकार चल रही है और आपका निरंतर एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, ऐसे में हमारी आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप इन मुद्दों पर ध्यान देंगे। मैं हमारे बीच में लंबे समय से आंदोलनरत आंदोलनकारी भाई अंकित सजवान जी से निवेदन करूंगा कि आप माननीय विधायक जी के समक्ष हमारी मांगे रखें और साथ ही साथ में बताएं कि हमने पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार की गतिविधियां संचालित की हैं और जन समर्थन हमें किस प्रकार से निरंतर मिलता रहा है। अंकित सजवान जी। बोले भारत माता की, भारत माता की। तमाम नारी शक्ति, युवा शक्ति, व्यापारी भाई, समाज सेवी, युवा नेतृत्व, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद उन तमाम साथियों का, तमाम जनप्रतिनिधियों का जो 13 दिन बाद हम लोगों के बीच में पहुंचे हैं। और विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा नारी शक्ति का कि जिनकी आवाज इतनी बुलंद थी, कहीं ना कहीं उन लोगों को आज हमारे बीच में आना पड़ा। क्योंकि मैं पहले से तोलते आ रहा हूं कि अस्पताल हो या आंदोलन हो, ये न क्या किसी व्यक्ति विशेष का है
न ये आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी का है, न हमने कोई राजनीतिक पार्टी का इन्वॉल्वमेंट किया है। मैं पहले से और 13 दिन तक ये बोलते आया हूँ, न ये भाजपा का आंदोलन है, न कांग्रेस का आंदोलन है, यूकेडी का आंदोलन है, न स्वाभिमान का आंदोलन है। तो तमाम उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन हमारे बीच में हमारी जन समस्या को सुनने के लिए आए। मैं विधायक जी आपका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हम लोगों की 15 सूत्रीय मांगे हैं जो 3 तरीके की हैं और 3 स्तर की हैं। पहली है सीएमओ स्तर की, चीफ मेडिकल ऑफिसर, चिकित्सा अधिकारी, उनके स्तर की। दूसरी डीएम स्तर की है। तीसरी है शासन और प्रशासन के स्तर की, जिसमें माननीय विधायक जी आप हमारे बीच में ब्रिज का काम भी करेंगे और आपसे हमारी बहुत उम्मीदें भी हैं, क्योंकि इस अस्पताल की स्थिति आप भली भांति जानते हैं। हम लोगों की पहली मांग जो है कि अस्पताल, इतना बड़ा अस्पताल है, क्योंकि दुख इस बात का है कि जिन महान विभूतियों के नाम पर वो अस्पताल है, उनकी बहू दादी जी भी हमारे बीच में है, जिन्होंने वो भूमि और रेड क्रॉस की भूमि अस्पताल के लिए दान दी थी। वो दादी जी हमारे बीच में है। ये कमांडेंट नथु सिंह सजवान जी, जो 3 रियासत में पहले सेनापति थे, वो उनकी बहू है, वो भी हमारे बीच में है। तो कहीं ना कहीं उनका भी दुख है कि हम लोगों ने इस जमीन को दान दिया है। इस चीज के लिए दान दिया था कि खाली स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए नहीं दिया था, उस चीज पर कुछ कार्रवाई हो और समाज हित में भूमि का उपयोग इस चीज के लिए दिया था। तो पहली मांग हम लोगों की जो थी वो थी कि हम लोग ब्लड टेस्ट करवाने के लिए उस अस्पताल में जाते हैं, लेकिन जब वहां पर जाते हैं तो वो एक थर्ड पार्टी एक एजेंसी है, चंदन लैब। और हम लोग यूं ही नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के पास 5 लोगों के ऐसे ब्लड सैंपल्स हैं कि हम एक बात मानते हैं कि 1 और 2 पॉइंट का तो अंतर होता है, लेकिन 4-5 पॉइंट का अगर कोई अंतर होता है तो बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी चीज कि आज हम लोग वहां पर रिपोर्ट करवाते हैं तो हम लोगों को मिलती है 6 से 7 दिन बाद। अगर डॉक्टर को हमने वो आज दिखानी तो हमें 6-7 दिन बाद मिलती है, उसकी क्या जरूरत है। दूसरी चीज कि हमारी ग्रामीण महिलाएं कुछ ऐसी भी हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, और वो रिपोर्ट्स जितनी भी आती हैं वो एंड्रॉइड फोन पे आती हैं। तो जिनके पास फोन नहीं है उनकी क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। तो पहले ये चीज है टाइम ड्यूरेशन। हम लोगों को ब्लड वहां पे लिया जाता है और ब्लड का सैंपल बाहर भेजा जाता है और बाहर से रिपोर्ट आती है। तो अगर हमें बाहर ही वो ब्लड का सैंपल भेजा जाएगा तो हम क्यों उस अस्पताल में जाएंगे, इससे अच्छा हम बाहर ही करवा देंगे। पहली मांग ये थी। दूसरी मांग और तीसरी और चौथी, ये जब पूरा विषय खत्म हो जाएगा तो उस पर भी निर्धारित है। कहीं ना कहीं ये पूरी 15 सूत्रें जो मांगे हैं वो ये 3 बिंदुओं पर आधारित है। दूसरी है नियमित सर्जन की नियुक्ति। तीसरी महिला रोग विशेषज्ञ, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े बड़े पोस्टरों में, सोशल मीडिया पे हम लोग कहते हैं कि महिला सबसे, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि सबसे अगर उस अस्पताल की जरूरत है तो मातृशक्ति को है, महिलाओं को है। लेकिन बड़े बड़े पोस्टरों में कहा जाता है, बड़े बड़े सोशल मीडिया को उस पर चलाया जाता है कि प्रसव की अवस्था में जो डिलीवरी के जितने भी केसेस होते हैं उस अस्पताल में मुक्त करे जाएंगे। और हम बोलते हैं कि वो रेफर सेंटर है, सच में रेफर सेंटर है, लेकिन अगर उसके मूलभूत उसमें जाएंगे वो रेफर सेंटर क्यों है। हम लोग महिला को वहां पे जब प्रेगनेंसी के केसेस जाते हैं तो वहां पे गायनी के डॉक्टर नहीं है, जिसने वो इलाज करवाना है वो डॉक्टर वहां पे नहीं है। वहां पे जो लोग इलाज करते हैं वो किस तरीके के होते हैं, जैसे हमारे गाँव में कुछ लेडीज होती है ना कि एक्सपर्ट होते हैं, वो गांव में प्रेगनेंसी के केसेस देखते हैं, तो उसी तरीके का अस्पताल है। तो इसीलिए वो रेफर होता है। और आज उस अस्पताल ने विश्वास खो दिया है। आज हमने 2 महीने का रिकॉर्ड निकाला तो 5 डिलीवरी केसेस ऐसे हैं जो वहां पे हुए हैं और 7 डिलीवरी केसेस रेफर हुए हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तीसरा, बाल रोग विशेषज्ञ। 5वां हम लोगों का क्या था कि हम लोग अगर किसी दवाई को लेने वहां पर जाते हैं तो 70% दवाइयां हमको बाहर से लेनी पड़ती हैं। अरे भाई, जब पैसा हमारा, पैसे से बना अस्पताल हमारा, अस्पताल में लाई दवाइयां हमारी, तो आखिरकार दवाई हमें बाहर से लेनी क्यों है। अगर वहां पर दवाई आती है तो कहाँ जाती है, क्योंकि अगर इस प्रदेश का सबसे ज्यादा अगर बजट है स्वास्थ्य और शिक्षा का है और सबसे बुरे हाल है तो स्वास्थ्य और शिक्षा के हैं। तो दवाइयां, अगर कोई पेशेंट वहां पे जाता है तो 100% दवाइयां वहां पे मिले। तीसरा हम लोगों का क्या एक चीज था कि अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पे लेके आई जाती है, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड मशीन चोरी कहाँ हो जाती है ये हम लोगों को अभी तक पता नहीं है। जब हम लोग सीएमओ साहब से बात करते हैं तो आप आईपीएचएस मानक के तहत बात करते हैं, लेकिन जब हम आईपीएचएस मानक लेके उनके पास जाते हैं, मैं 2022 के आईपीएचएस मानक अपने पास भी रखे और उनके पास लेके जाता हूँ। आईपीएचएस मानक के तहत बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड की मशीन अलाउड नहीं है, सीएचसी सेंटर में अल्ट्रासाउंड की मशीन अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा कि जब डीएम साहब यहाँ पर आकर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं तो डॉक्टर पुखराज जी को मैंने कहा कि इस अस्पताल की जिम्मेदारी आपकी है। सीएमओ साहब को कहा कि इस जिले की जिम्मेदारी आपकी है। हम डीएम साहब जब लेके आए थे तो हमने उसका स्वागत किया था, अभिनंदन भी किया था कि इस तरीके की चीजें हमारे अस्पताल में हो रही हैं। लेकिन
अगर वो नियम विरुद्ध थी तो कोई भी अधिकारी हम लोगों के साथ खेल के चले जाएगा क्या? अगर वो नियम है, वो लेके आए, उनका स्वागत है, लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं। अगर वो नियम विरुद्ध लेके आए थे, हमने उसी का स्वागत किया। आज उसी नियम के तहत वो अल्ट्रासाउंड मशीन वहीं पे लेके आई जाए और वो अल्ट्रासाउंड मशीन वहां पे व्यवस्थित करा जाए। हम मानते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, लेकिन कुछ उपचार ऐसे होते हैं, कुछ उपचार में गायनोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होती हैं, वो जो प्रेगनेंट के केसेस में जो मतलब पेट में जो बच्चे की स्थिति देखना है या कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उस केस में गायनी की डॉक्टर अल्ट्रासाउंड मशीन का यूज करती है। तो इतना अधिकार उसको है कि वो अपना अल्ट्रासाउंड मशीन को यूज कर सके। तो ठीक है, अदर चीजों में अगर यूज करने में काफी समय लगे, रेडियोलॉजिस्ट आने में समय लगे, तो तब तक के लिए गायनी डॉक्टर को नियुक्त करके महिलाओं की जितनी समस्याएं होती हैं उस चीज को आप शुरू कर दें। छठवीं चीज क्या है कि अस्पताल में जनरेटर की कमी, क्योंकि हम लोग आज बोलते हैं कि पहाड़ों में डॉक्टर आने के लिए तैयार नहीं है। मैं उस चीज का एक एग्जांपल दूंगा कि बीच में आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वीडियो वायरल हुआ था, और हम लोग जब 4 दिन अस्पताल में बैठे हुए थे तो उस समय भी एक केस रात को ऐसे आते हैं, लेकिन वहां पर लाइट चले जाती है, बाइलक हम भी वहीं पे और लाइट चले जाती है। और एक केस पहले का भी ऐसी था, रात को टांके लगते हैं, एक डॉक्टर फोन की टॉर्च जलाते हैं, दूसरा डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मैंने सीएमओ साहब को एक चीज पूछी, मैंने कहा सीएमओ साहब मुझे एक चीज बताइए कि डॉक्टर साहब अपना 100% दे रहे हैं, पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, लेकिन अगर रात को लाइट की वजह से, या डॉक्टर की गलती से या पेशेंट की गलती से, गलती किसी की भी हो सकती है, उसकी गलती से अगर टांके गलत लगते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो सीएमओ साहब का जवाब था कि डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने बोला अरे भाई, अगर डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डॉक्टर अपना 100% देने के बाद भी अगर उसकी गलती है, तो क्यों आएगा डॉक्टर ऐसे अस्पतालों में? क्योंकि व्यवस्था आपकी नहीं है। अगर लाइट की व्यवस्था होती तो डॉक्टर अपना 100% दे रहा है तो दोनों इलाज सही होते हैं। व्यवस्थाएं आपकी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की नहीं है, तो डॉक्टर अपना करियर खराब करने के लिए इन अस्पतालों में क्यों आएगा जहां पर व्यवस्थाएं नहीं है? तो एक जनरेटर की व्यवस्थाओं के लिए हमने बोला था, क्योंकि अगर आप अन्य कामों में अपनी विधायक नीति को खर्च कर सकते हैं, तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हम सबका है। ये मेरा सामुदायिक केंद्र नहीं है, मेरे साथ रवि राव जो संघर्ष कर रहे थे उनका केंद्र नहीं है, बाकी तमाम युवा साथी जितने लोग हम लोगों के साथ पहले दिन से संघर्ष कर रहे हैं उनका सामुदायिक केंद्र नहीं है। ये हम सबका सामुदायिक केंद्र है। जिसके पास, मैं समझता हूं हम सब लोग मिडिल क्लास हैं, जिसके पास पैसे होंगे, लेकिन उसको देहरादून तक जाने के लिए प्राथमिक उपचार भी इसी अस्पताल से करवाना पड़ेगा। तो इस अस्पताल की हम लोगों को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तीसरा, पीएचसी होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, दूसरा होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 2 तरीके का होता है, अर्बन और रूरल, एक ग्रामीण और एक शहरी। हमारा जो सीएचसी आता है वो ग्रामीण उसमें आता है, लेकिन 12 साल उस चीज को हो गए हैं, क्योंकि विधायक जी आपके टाइम पे ये, पूर्व में जो विधायक थे आपके टाइम पे ये पीएचसी से सीएचसी हुआ था, आपका उस चीज के लिए धन्यवाद भी है, आपने पीएचसी से सीएचसी कराया था। लेकिन आज जो उसकी स्थिति है, ये गलती तमाम जनप्रतिनिधियों की जो उस टाइम से और अभी तक थे, लेकिन आज भी उसकी स्थिति क्या है कि पीएचसी की बिल्डिंग में सीएचसी चलती है। 30 पद, अगर आईपीएचएस मानक की अगर आप बात करते हो तो 30 बेड का अस्पताल है वो, लेकिन आप अगर आप उस अस्पताल के अंदर घुसोगे तो वो 2 बेड का अस्पताल है, वो 22-28 बेड कहाँ है? एक चीज ये थी। दूसरा, कुछ समस्याएं क्या थी कि हम लोग उस अस्पताल में रहे तो रात को हम लोगों को डॉक्टरों की समस्या भी समझनी पड़ेगी, लेडीज स्टाफ वहां पे रहता है, तो रात को कुछ चीजें ऐसी होती है कि लोग शराब पीकर अंदर घुस जाते हैं, तो वो भी डरते हैं, वो भी बदतमीजी होती है, क्योंकि हम लोग जिस दिन रहे थे बीच में हमारे सामने ये चीजें हुई हैं। तो रात को वहां पर एक पीआरडी हो या किसी भी व्यवस्था से हो, वहां पर एक सुरक्षा कर्मी तैनात किया जाए। ये आईपीएचएस मानक के तहत भी है कि सीएचसी अस्पतालों में एक सुरक्षा कर्मी होना चाहिए। तीसरा है कि अस्पताल में जितने भी सीएचसी सेंटर के आईपीएचएस के मानक हैं उसके तहत सारी व्यवस्थाएं करा जाए। 10वीं मांग क्या है कि आप ब्लॉक रोड पे जिस दिन भी कोई प्रतिनिधि जाता है, जिस दिन भी कोई अधिकारी जाता है, जिस दिन भी कोई डीएम सीएम कोई भी जाते हैं, तो उस दिन प्रोटोकॉल के तहत उस रोड को साफ कर दिया जाता है। लेकिन जिस दिन उस रोड पे 108 जाती है तो उसको पहुंचने में कितना समय लगता है वो आप देखते होंगे, क्योंकि जल संस्थान का ऑफिस वहां, जल निगम का ऑफिस वहां, स्वामी विवेकानंद स्कूल वहां, और हमारे धार्मिक का प्रतीक शिवालय मंदिर वहां पे, ब्लॉक अस्पताल वहां पे, ब्लॉक की बिल्डिंग वहां पे, पहले पीएनबी बैंक भी वहीं था, एसबीआई बैंक भी वहीं पे था, तो इतनी सारी सुविधाएं वहां पे। लेकिन अगर आप उस रोड की स्थिति आप देखोगे तो रोड की स्थिति उस रोड से ज्यादा अच्छी स्थिति किसी ग्राम सभा की रोड की है। तो उस रोड की स्थिति के लिए भी एक प्रस्ताव था। दूसरी चीजें कि उस रोड को 1 वे रोड किया जाए, ताकि अगर कोई 108 यहां से जाती है तो वो दूसरी तरफ से बाहर निकल सके, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 1 वे नहीं होगा तो 108 वहां पे फंसेगी और उसको जो उपचार चाहिए वो नहीं मिलता है।
और एक पुलिसकर्मी वहां पे तिहराई है, तिहराई पे कर दिया जाए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था व्यवस्थित हो पाए। दूसरी चीज, हम लोगों की एक फाइल है रेड क्रॉस, जो हम लोगों की सोसाइटी है वहां पे ब्लॉक के अस्पताल के माध्यम से एक फाइल गई है DEIC होता है जिसमें बच्चों का प्राथमिक उपचार, जितने भी उपचार होते हैं उस उपचार वहां पे होते हैं। तो उसकी फाइल DM मैम के पास गई है, CMO साहब के भी संज्ञान में है। परसों जब हम लोग उनसे मिलकर आए थे तो उनके सामने ये बातें रखी हैं, वो अब DG हेल्थ तक जानी है। तो माननीय विधायक जी, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि उस चीज पर भी आप थोड़ा सा संज्ञान लेंगे। बीच में क्या होता था कि प्रेगनेंसी के केस में एक दवाई ऐसी यूज होती है जो पिल्की में अगर कोई केस हुआ है तो वो उसी चीज से हुआ है, क्योंकि अगर वो दवाई समय पर मिल जाती तो वो चीजें रुक सकती थी और वो जान भी बच सकती थी। क्योंकि बीच में एम्स सैटेलाइट सेंटर, पहले आपने देखा होगा कि बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से कि एक ड्रोन चलता है, वो दवाई लेके आता है और दवाई वहां पे छोड़ता है। क्योंकि कुछ दवाइयां क्या होती हैं कि 2 घंटे से ज्यादा मतलब स्टोरेज से बाहर रहती तो खराब हो जाती हैं। तो वो दवाइयां 15 से 20 मिनट में अस्पताल तक पहुंचती थी, लेकिन ये सिस्टम आज बंद हो चुका है। एक डिमांड ये भी है। चौथी डिमांड जो हम लोगों की है कि जिला अस्पताल में NICU होता है। जैसे एक ICU होता है, एक बच्चों के लिए भी NICU होता है। और हम लोगों के पास ब्लॉक अस्पताल में 4-4 मशीन है। क्योंकि जब क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, किसी के पेट में पी लिया है, किसी की अन्य समस्याएं, किसी को सांस लेने में दिक्कत है, काफी सारे बच्चों को दिक्कतें होती हैं। लेकिन उन चीजों के लिए वहां पे 4-4 मशीनें हैं, लेकिन उन मशीनों को चलाएगा कौन? वो डॉक्टर वहां पे नहीं है। पांचवी चीज कि ठीक है, हम ये चीजें मानते हैं कि IPHS मानक में ये चीज नहीं है, लेकिन इसकी अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं होनी चाहिए। यह है हड्डियों का डॉक्टर। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे पैर टूट के कोई वहां पे जाता है तो वहां पे कुछ ऐसे प्राथमिक उपचार हम लोगों को मिल जाएं कि हम नाइटी अस्पताल तक पहुंच सकें या किसी अन्य अस्पताल तक पहुंच सकें। ये हम लोगों की माननीय विधायक जी 15 सूत्रीय मांगे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन भी रहेगा कि हम लोग इतने संघर्ष से इस चीज में आए और हम लोगों ने कोई भी नियम के बाहर कोई भी चीज नहीं है, हर चीज नियम के अकॉर्डिंग है। और आप चाहें तो ये 2 से 3 दिन में भी ये मांगे स्वीकृत हो सकती हैं। 3 दिन में हमारे पास डॉक्टर आ सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें, एक चीज मैंने आपको बताई कि सिर्फ हड्डियों का डॉक्टर है जो नियम के अनुसार नहीं है। मैंने RTI के माध्यम से नियम भी निकाला है, मैंने उसमें आपको दिखाया भी है। और धन्यवाद CMO साहब का कि CMO साहब की इस तरह की जो मांगे थी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो पूरी होने जा रही है, लेकिन वो पाइपलाइन वर्किंग में है। उन्होंने हमें लिखित रूप में आदेश दिया है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हम DM मैम के पास वहां पर वार्तालाप के लिए जाते हैं, 1.5 घंटे बातचीत होती है। उनसे बातचीत करने के बाद वो बोलती हैं कि मैं अपनी स्तर की मांगे तब पूरी करूंगी, पहले आप धरना तोड़ो, फिर उसके बाद मैं अपने स्तर की मांगे तोड़ो। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि क्या हम डील करने के लिए वहां पे आपके पास आए थे क्या? ये समस्या अगर जिम्मेदारी सबसे पहले है तो सबसे पहले जनप्रतिनिधि, और दूसरी अगर किसी की जिम्मेदारी तो DM मैम की जिम्मेदारी है। आप हमें बोलते हो कि डेलीगेट्स बीच में आएंगे, आपके अन्य कार्यक्रमों में आप 4-4 बारी खुद जा रहे हो। हमारे पास जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपके अंदर में और जिसकी जिम्मेदारी आपकी है, उसके लिए आप डेलीगेट भेजते हो। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है और हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो ये 15 सूत्र मान्य विधायक जी 15 सूत्र मांगे। मैं इन चीजों में ज्यादा मतलब भाषणबाजी नहीं करूंगा। ये 15 सूत्र मांगे हैं और मैंने प्रत्येक मांग के आगे लिखा हुआ है कि किसके स्तर की, जो CMO स्तर की, CMO स्तर की, जो DM स्तर की, DM स्तर की। तो ये 15 सूत्र मांगे। और अभी तक के आंदोलन की जो गतिविधियां हम लोगों के बीच में रही है, जो तमाम युवा साथी, तमाम जनप्रतिनिधियों ने जो गतिविधियां हम लोगों के बीच में रही है, 21 तारीख को हमने अल्टीमेटम दिया था, क्योंकि लगातार 1 साल से पत्राचार चल रहा था। 21 तारीख को हमने अल्टीमेटम DM मैम को दिया था कि अगर हम लोगों की इसमें सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती तो 29 तारीख को हम आंदोलन में बैठेंगे। 29 तारीख को हम आंदोलन पे बैठे थे, लेकिन पहले दिन ही हमारे पास CMO और SDM साहब हम लोगों के बीच में आए थे। हाँ, एक चीज हमारी है कि हम आपके पास सिर्फ पत्र हमने सोशल WhatsApp और मेल के माध्यम से दिया था हमने, क्योंकि आप भी यहाँ पे नहीं थे। फिर उसके बाद विधानसभा सत्र में आप नीचे चल गए, तो उसके बाद फोन के माध्यम से हमारा संपर्क आपसे हुआ और आपने तुरंत इसमें सकारात्मक कार्रवाई दिखा रहे हो आप, तो आपका भी धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये सकारात्मक कार्रवाई के ऊपर जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने एक बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया था ताकि तमाम लोगों को इस अस्पताल की ओर ध्यान आकर्षित हो। फिर हम लोगों ने एक दिन जनाक्रोश रैली निकाली थी, जिसमें हमें तमाम मातृशक्ति, तमाम साथियों को हम लोगों के साथ में मिला था। और विशेष तौर पर परसों हमने जो मसाल जुलूस निकाली, कहीं ना कहीं एक क्रांति की लहर चंबा शहर में आई। और आज
उसी तहत मुझे लगता है कि सब लोगों तक बात पहुंचे, सारे जनप्रतिनिधि हमारे बीच में, तो आप सभी लोगों को उस चीज़ के लिए भी धन्यवाद। और अगर हम लोगों की कुछ कार्रवाई नहीं होती तो इसका अगला स्टेप हम लोगों का ये था कि हम लोग एक सांकेतिक चक्का जाम करेंगे, जिसमें हम यहाँ नीचे चौराहे पे बैठेंगे, 2 घंटे तक चक्का जाम करेंगे। ये हमारी आगे की रूपरेखा थी, लेकिन अगर हम लोगों के बीच में आज कुछ वार्तालाप होती हैं तो उसमें करेंगे, क्योंकि 3 स्तर की मांगे हैं। पहले सीएमओ लिख के दें, दूसरा डीएम लिख के दें, तीसरा आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी डीजी हेल्थ को ऑर्डर करें कि विद इन 2 मंथ में हम लोगों के पास ये डॉक्टर आ जाएंगे, और तब तक की टेम्परेरी व्यवस्था के लिए नई टीवी से 3-3 दिन के लिए हम लोगों के बीच में डॉक्टर आएंगे। तो ये हम लोगों की मांगे थी। धन्यवाद। जरा एक बार बोल से जोर से, वीर गबर सिंह, सिद्धेव सुमन, नथु सिंह सजवाण जी, आंदोलनकारी अमन जी। अभी पहले मत करो, नौजवान है। भूखे ना रहे। मैंने कहा सब नौजवान है भाई, ऐसा पाप मत करो, नमर मत करो। तो आज ये जो सिद्धेव सुमन जिन्होंने अपना वर्तमान हमारे लिए बलिदान कर दिया, और वहां पर बहुत दिनों के बाद, क्योंकि हम लोगों ने लगता है कि जो इंद्रमणि बडोनी जी, कल इस राज्य का स्थापना दिवस भी था, ये राज्य बना तो सबसे बड़ी भूमिका इंद्रमणि बडोनी जी की थी, जो इसी धरती के बेटे हमारे जो शहीद आंदोलनकारी हैं उनके। और फिर अटल जी की गवर्नमेंट थी तो उनकी वजह से अस्तित्व में आया, तो आपको राज्य स्थापना दिवस की, और उसमें गिलहरी जैसी भूमिका हमारे सब साथियों की रही। मैं इंद्रमणि बडोनी जी, काशी सिंह जी, इन सब लोगों को उस समय राजेश पायलट जी से नहीं मिलवाता तो आंदोलन शुरू होता नहीं होता, ये सब यहाँ अध्येता बैठे हुए वो उसका आकलन करेंगे। तो आप लोगों ने एक जो हम संघर्ष का एक जो आयाम होता है वो छोड़ दिया था। ये अंकित जी और उनके साथियों ने यहाँ पर ये शुरू किया। भले इन्होंने उससे पहले मुझसे न तो कोई बातचीत की, न पहले मुझे बताया कि भाई हमारी, मैं तो जैसे 22 में विधायक बना तो सबसे पहले यहाँ आया रात को, और रात को आकर के मैंने कहा क्या स्थिति है यहाँ, क्यों, तो मैंने कहा उसका मैं आकलन करता हूँ। वहाँ था ही नहीं, 2 लोग दारू पी के बैठे हुए थे। मैंने सीएमओ को बोला, मैंने कहा भाई ये क्या है, ये कैसा अस्पताल है, और मैंने कहा शराब पी करके अस्पताल में रहना कि कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये हुआ इनको यहाँ से हटा दिया जाए। तो हमारे बीच में बहुत किशोर उपाध्याय में तो उतनी शक्ति नहीं कभी थी, जब मैं यहाँ धरने पर बैठा था, गूगल ताल पर भी रहा यहाँ, तब तक कुछ लोगों ने सिफारिश करके, जो उनकी सिफारिश करके कि साहब एक मत भेजो उनको यहाँ से। क्यों भाई पवार जी, देखो साफ बात जब हो रही है, ऐसा है कि देखो जीवन में हम लोग 2-3 चीजों का उस पर विचार ही नहीं करते, ख्याल तो बात की बात है। अगर जिंदा रहना है तो सबसे पहले आपको ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पर अगर 2-3-4 मिनट ऑक्सीजन नहीं होगी तो जिंदा नहीं रह सकते। तो भाई बिजली है कि सोचता है कोई नहीं जी। फिर उसके बाद भोजन चाहिए, क्योंकि जब मैं यहाँ बैठा था पहले देहरादून में, तो यही कि उसके लिए बैठा था जैसे अंकित बैठा, तो मैंने निशंक जी कहते थे कि किशोर उपाध्याय जी मेरे बड़े भाई, मैं इनको अच्छे से जानता हूँ, जब ये प्रधानमंत्री जी के साथ थे
तो मैंने अल्टीमेटम दिया, मैंने कहा मैं पानी पीना भी छोड़ दूंगा। सारे डॉक्टर आए, सब सीनियर डॉक्टरों ने कहा भाई ऐसा मत करना, 3 दिन तक मैक्सिमम आप ठीक रह सकते। 3 दिन के बाद जो है ना, कोई भी आपका वाइटल ऑर्गन फेल हो जाएगा। सबसे पहले किडनी जाएगी, फिर ब्रेन हेमरेज होगा। और अंकित ने तो जो है मेडिकल के बारे में इतना समझ के इस बीच में 10-12 दिन में पड़े हुए है कि वो सारी चीजें बता रहा है। और मछली की तरह, जैसे मछली बिना पानी की तड़पती है ना, उस तरह की हालत होती है। तो इसलिए क्या पानी न पीने वाला छोड़ दो ये विषय। और फिर भोजन चाहिए, जैसे श्रीदेव सुमन जी 84 दिन तक उन्होंने अनशन किया, तो ज्यादा से ज्यादा 90 दिन तक आदमी बिना अन्न के जिंदा रह सकता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, वो कहते हैं ना कि आदमी की माया और पेड़ की छाया तभी तक है जब तक वो खड़ा है। अगर जिंदा ही नहीं रहेगा तो क्या है, मिट्टी है। फिर अच्छा इलाज मिलना चाहिए। और आज आप टीबी की बात छोड़ो, आप पूरे हिंदुस्तान में, मुझे ये कहने में कोई कि मेरा इलाज ठीक हो जाएगा, मुझे लूटा नहीं जाएगा। कोई अस्पताल यहाँ से, बॉम्बे से, दिल्ली से कोई बता दो। तो मेरे ख्याल से जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने इसलिए थोड़ी इस देश को आजाद किया था। 84 दिन तक संबंध कुर्बान किए। मैं तो 2006 में यहाँ पर हमारे पुराने साथी ये सूरज राणा जी, विक्रम भाई, ये नरेश, ये रमोला जी वगैरह बैठे हुए हैं। मैं तो 2006 में इस स्थिति को देख करके इनसे पूछ लो, ये कोटी कॉलोनी में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी से मैंने कहा भाई हमारे लिए खाली ये जो बांध बना रहे हो, अब तुम्हारे लिए तो ये डैम है, हमारे लिए तो तुम हमारे कपाल पर है, ये दाम दरेगी, उसमें कुछ कर नहीं रहे हो। तो मैंने कहा यहाँ जब जिसमें ये भी लायक है, हम उसकी रक्षा ही नहीं कर पाए। ये जो विश्वविद्यालय था, उसका फॉरेस्ट्री और उसका हॉर्टिकल्चर का 6 महीने चला कि नहीं चला, आप बताओ। और उसके बाद जो है वो लोग उसको उठा करके कहीं और दूसरी जगह ले गए। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ उस दिन। मैंने कहा जब हम गर्व करते हैं श्रीदेव सुमन जी के, गबर सिंह जी की, माधव सिंह भंडारी जी की, उनका नाम लेकर के मैं बोल भाई बिजोक के ऊपर लिया हमारा चम्मा मजी है गुरु निभाया कि मैं वह प्यास मन लगे वो है 15 दिन रहे मैं प्यास हूँ। और लोग उन क्या करें, कंट्रोल बजाएं बल्ले से एकदम बगाबल। क्यों भाई सूरज, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। तो यूनिवर्सिटी चली गई, श्रीकोट में जो है वो एनसीसी का वो शिलान्यास हुआ, वो चली गई। कोटी कॉलोनी में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनना था, उसमें उन्होंने दस्तखत कर दिए थे। तिवारी जी ने बोल दिया था भाई बनाओ इसको, हम उसका नहीं बचा पाए। तो अब अकेला भाई किशोर उपाध्याय सारी चीजों को नहीं बचा सकता है। उधर वो बड़ी मुश्किल से जो इंजीनियरिंग कॉलेज लाया था मैं उस समय, वो भी खत्म हो रहा था, बड़ी मुश्किल से उसको बचाया। उधर में वो डिग्री कॉलेज आया ऊपर, वो नई टिहरी में, उसकी हालत और खराब है। यहाँ जो फॉरेस्ट्री वाला है उसकी स्थिति और खराब है। लोग पता नहीं कब सोचेंगे कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। अब इस समय भी जो है उसमें 1 साल हो गया, 1 साल जो है यहाँ हमारे ऊर्जा मंत्री आए थे और सुबह हम नाश्ते पर बैठे हुए थे। मैंने कहा साहब मान लो मुझे कुछ हो जाए, ये सीएमडी बीमार है, आपको कुछ हो जाए, तो यहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं हमारे लोगों के लिए। मैंने जब आप पूछ लेना, जब ये एम्स बन रहा था ऋषिकेश में, मैंने कहा इसको नरेंद्र नगर में बनाओ तो पहाड़ के लोगों को भी फायदा होगा, तो नहीं कर पाए उस समय।
तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा हमको सबसे पहले अगर जरूरत है, देखो आदमी जिंदा रहेगा तभी कुछ कर सकता है, तो मैंने कहा हमको एक अच्छा अस्पताल और मेडिकल कॉलेज दे दो। ये 15 जुलाई की बात है और ये हमारे यहाँ पर अभी अध्यक्ष जी भी थे, बाकी हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी साथी बैठे हुए हैं। 15 जुलाई को मैंने देहरादून की हमारी प्रदेश कार्यकारिणी भाई अध्यक्ष की बैठक थी ना, मैं नहीं गया उसमें, मैं यहाँ आया, तो मैंने कहा कुछ तो करवाएं उनसे। 15 जुलाई को उन्होंने आदेश कर दिए कि पीएलडीसी जो है 400 बिस्तर का अस्पताल और मेडिकल 100 सीट का मेडिकल कॉलेज बना करके थे। जगह मैंने नई टिहरी में सारा ढूंढा बेचारा, तब हमारे मोटा जिनका आप नाम ले रहे थे साहब, वो यहाँ वो करते थे अल्ट्रासाउंड वगैरह, जो डीएम थे सौरभ, डॉक्टर सौरभ, उन्होंने सारा ढूंढा पूरा। मैंने सबसे पहले ऑफर चंबा को दिया, चंबा के लोगों से कहा, मैंने कहा जो है थोड़ा जमीन दे दो। मेरी इच्छा ये थी, मैंने कहा नागरी के आसपास वाली जमीन बहुत अच्छी है, बल्कि उससे पहले यहाँ अनिल बडोनी जी जो सुखदेव सुमन जी के भतीजे हैं वो तो नहीं आए हुए इधर। मैंने 2005-06 में बोला, मैंने कहा कहीं जमीन देख लो अगर मिल जाती है मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए। चंबा में सबको बोला, सोनकोटी वालों को बोला, लेकिन जगह नहीं मिली। फिर बड़ी मुश्किल से इंडिया में जो है उतनी जगह मिली। अभी उसका सर्वे भी चल रहा है, लेकिन आप ये देखो कि 1 साल हो गया क्या टिहरी के लोगों का, जो सबसे बड़ा जिन्होंने बलिदान दिया है ये बांध बना करके, ये पहले नहीं हो जाना चाहिए था। यहाँ पर क्यों बैठना चाहिए था अगर अच्छा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यहाँ हो। तो सबसे पहले जो है हमको एक अच्छे अस्पताल की जरूरत है। और यही नहीं, उन्होंने जब 15 तारीख को आदेश किया, मैं खुद गया वहाँ ऋषिकेश और उसी समय चिट्ठी लिखवाई मुख्यमंत्री जी कि ये व्यवस्था जो है वो मंत्री जी ने दी है। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने तीसरे दिन चिट्ठी केंद्र सरकार को भी लिख दी, यहाँ सबको बोल दिया, लेकिन हमारी नौकरशाही पता नहीं कैसे काम करती है। अब जा करके जब मैंने बोला, मैंने कहा भाई मैं तुम्हारे ऑफिस में बैठ जाऊँगा, तब जा करके वो थोड़ा जो है वो गति पकड़ी उसने। फिर उसका जो है वो जो कार्यदायी संस्था है वो नामित हुई है, उसका सर्वे वगैरह हो गया है, उसका ड्राइंग बन गया है। अब वो लगभग 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो अब सरकार के पास जाएगा और मेरे ख्याल से उस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को बनने में 2 से 2.5 साल लगे। लोगों को ये ना हमें गति लोग नहीं कि मुझे अजी क्या हुए मेडिकल कॉलेज हो, क्या हुए अस्पताल में यार जो प्राइमरी स्कूल में हो नम्रता में बिल्कुल ये ना हो कि जब प्राइमरी स्कूल खोल। अब जब मैं 2004 में ये CSC कराए थे PSCB की, एक CSC की तो व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज मेरा 400 बेड के अस्पताल में तो जो है जिसमें हर तरह का इलाज संभव होगा। पहले तो भाई माँ भगवती हमारी जो माँ सुकंदा राजराजेश्वरी, पहले तो बीमार नहीं हो, लेकिन बीमार हो तो वैसे ऋषिकेश, चंडीगढ़, मुंबई जगह जगह नहीं जान पड़ू, हमसे ये व्यवस्था करी चाहिए। अब एक 12 बजे की सारी चीज़ों को 12 माह जब 22 बजे आप लोगों ने आशीर्वाद दी तो वे मुझे भी जो 10 काम बोल था पुष्कर सिंह धामी जी ने, वो 10 कामों का 12 बजे बोल बैठे। वह मुझे ये सुरसिंह धारम जो नर्सिंग कॉलेज वैसे PG भाव में मांग से बादशाही थाव में जो हमारो जो हेमंत नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय, ये से पूर्व विश्वविद्यालय भाव में मांग से जो रानी चौरी वानिकी औद्यानिकी परिसर जो है वो जो है की जगह, लेकिन वैसे पूर्व विश्वविद्यालय भाव में मांग से। और सड़कों का वास्ता लगभग 200 किलोमीटर नवीन डामरीकरण और नई सड़कों मांग से। और उसके अलावा ये नई पीढ़ी के निकट इंडिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ये का पर्व के परिसर बनाने की मांग है जिस पर कार्रवाई चल रही है। और दूसरा जो हम बहुत पिछड़ गए कि इस हमारे क्षेत्र को जो है
जो मैंने 2006 में नरेंद्र जी से करवाया था कि इसको ओबीसी में शामिल किया जाए। तो भाई सजान जो हुआ था ना उसमें आप ही तो थे कि इसको ओबीसी, जिससे जो बच्चे हैं, सबसे बड़ी बेरोजगारी का जो विषय है। अब हमारे सामने पार्क बगल में जी तुम्हारे एक धारकोटा पल्ले बेटे 2 गाँव का बाहर जो ओबीसी में दिया रहा हूँ, ओबीसी में नहीं है। तो ये सारी मांगे जो हैं उसमें खैर ये मैंने कहा आपको जानकारी रहे, कल 7 बजे कल 5 बजे मीटिंग है वहाँ देहरादून में। इसमें जो अभी का जो विषय है उसके बारे में, जैसे ये आपने जो एक तो उसकी बात की है, ये जो वाला जो जनरेटर मेरे विचार से ये 3 है, नहीं ये उसमें 20-21 दिन लगेंगे उसको इंस्टॉल होने। इतना टाइम उसमें लग जाएगा। भारत है, हाँ हो गया, हाँ 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 हाँ। अब ये जो पीएचसी की बिल्डिंग है ये क्या सीएससी के अनुसार नहीं है? उसमें क्या है तो इनको तो 2004 में जब ये सीएससी हो गई थी उसके बाद नहीं हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो उसको करवाएंगे जो उसके मानक हैं उसको पूरा करेंगे, लेकिन उसमें टाइम रहेगा ना। बिल्डिंग कोई एक ही दिन में तो होनी नहीं है, बिल्डिंग वाला टाइम प्रोसेस वाला है। उसका जो भी आप बनवा दोगे उसका हो जेई से और कोई नहीं है ना कोई मांग इसमें। दूसरा एक मिनट, जो मुझे ये पता नहीं है कि एम्स का जो सैटेलाइट सेंटर है, क्योंकि वो केंद्र सरकार का मामला है, उसमें कितना पैसा लगता है और उसके लिए कितनी जमीन की जरूरत है, वो मैं उसका परीक्षण करवा लूंगा अगर वो हो पाएगा। लेकिन उसमें फिर या तो सैटेलाइट सेंटर ही होगा या मेडिकल कॉलेज और अस्पताल होगा, ये आप आपस में तय कर लो जो है, नहीं तो है। अब जो उसका है, अभी जो डॉक्टरों की स्थिति है, ये जो कंप्लीट आपका डॉक्टरों की स्थिति का तो मेरे ख्याल से मार्च तक हो पाएगा, क्योंकि लोग अभी उस पर EMD करने के लिए गए हुए हैं। मैंने कल धन सिंह रावत जी से भी बात की थी और मुख्यमंत्री जी से भी बात की थी, तो मुझे उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि डॉक्टर देने में अभी थोड़ा समय लगेगा। मेरे ख्याल से इस मार्च तक जो है वो डॉक्टर्स जो है आ पाएंगे। और उसमें जो है अभी फिलहाल हम जो हैं नहीं रोटेशन पर भी हुआ है ना। अब जैसे वो है ही नहीं, और तो डॉक्टर ही नहीं है, पूरे जिले में नहीं है, तो और उसमें जो है, क्योंकि हमारे पास एक ही डॉक्टर हैं अभी, गायनी का भी एक है और उसका भी एक है, क्या कहते हैं जो मैंने दो नहीं है वहाँ नहीं है। मैंने जो है अभी जो CMO ने मुझे भेजा है, जो मैं बता रहा हूँ अभी, जो अभी हमने इमीडिएटली व्यवस्था की है, सर्जन वाला तो जो है सर्जन के लिए पूरा जो है आपको सेटअप चाहिए। अगर आपने कोई ऑपरेशन करना है तो क्या, हाँ एनेस्थीसिया वाला है ही नहीं कोई, है ना। तो नहीं उसके लिए तो पूरा वो चाहिए ना, एनेस्थीसिया वाला चाहिए आपको फिजिशियन चाहिए, आपको जो है सारी फिजिशियन नहीं जो पूरा जो है ना सेटअप चाहिए ना, उसके लिए वो डॉक्टर आ जाएगा तो वो अरे भाई 2.5 लाख का नहीं है। आप अगर मगर मान लो किसी का ऑपरेशन करना है, इसलिए करना है नहीं कि वो बच जाए, कि इसलिए करना है, हाँ तो सर्जन नहीं सारा सामान उसमें मिला पाएगा ना। जो OT है वो कितने का बनता है, आप उसमें जो है ना वो कर लेना, गूगल करके देख लेना कि OT कितने का बनेगा। डॉक्टर अरे भाई डॉक्टर तो तभी होगा ना जब उसके लिए सुविधाएं होंगी। आपको OT बनाना पड़ेगा ना, तो जब हाँ तो जो वो हैं उसमें CSC में जो कमी रह गई है
अभी उन्होंने जो है जो वहाँ पर उनके पास 2 डॉक्टर हैं जो स्त्री रोग विशेषज्ञ, मेरे ख्याल से प्रियंका, मेरे ख्याल से रमोला जी की वो है ना बहू, है ना, प्रियंका नेगी। एक तो प्रियंका नेगी है जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है, और एक जो है जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं ये रमोला। इन 2 को हम एक दिन के लिए यहाँ चंबा के लिए एक्सपेयर कर सकते हैं। एक दिन का एक मिनट सुन लो ना, एक भाई 3 दिन हो सकता ना, एक ही है, तो वो जो है 2 दिन एक जगह बैठे हैं, 2 दिन एक जगह बैठे हैं, और एक दिन के लिए इसलिए यहाँ के लिए स्पेयर कर रहे हैं। और उसमें कल मेरी बातचीत होगी, कल मैं जाऊँगा तो उनसे कहूँगा कि भाई अगर कहीं से इधर उधर से कहीं अगर एक डॉक्टर की ये व्यवस्था हो सकती है। मैं तो कई बार जो है इस पर झगड़ा हो गया, जो हमारे सेक्रेटरी हैं, जो हमारे डीजी हैं, उन सब से कि मैंने कहा डॉक्टरों की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे। अब लोग जो है हम यहाँ से लोगों को MBBS MD करवाते हैं। अब वो कह रहे थे कि साहब जो है हमने ये व्यवस्था रखी हुई है कि अगर कोई छोड़ करके जाएगा सरकारी सीट तो उस पर 50 लाख रुपए हम जो है दंड लगाएंगे। अब लोग 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन रुकने के लिए तैयार नहीं है। अब आपके उसमें अगर कोई यहाँ पर कोई डॉक्टर है आसपास, तो मैं ये कर सकता हूँ कि भाई बात करके उनको जो है हम, तब चाहे वो पार्ट टाइम बैठे, अगर आपके पास भी कोई डॉक्टर है उस तरह से पार्ट टाइम बैठे, जो पैसा वो बोलेगा उसकी व्यवस्था मैं करवा दूंगा। तो डॉक्टरों की कमी यही नहीं है, पूरे प्रदेश में भी है। तो अब पॉलिसी मेकिंग के स्तर पे, अरे पॉलिसी मेकिंग के स्तर पर नहीं, कहाँ डॉक्टर लोग, अरे मैं कह रहा हूँ अगर है कोई, अगर आसपास किसी ने कर रखा है, अब हमारी एक लड़की ने कर रखा है यहाँ जो है, जो अभी जिसकी शादी हुई है उसके जो प्रधान है हमारे, उनकी बेटी, तो सब लोग कोई आने ही नहीं चाहते पहाड़ में, तो क्या करें मुझे बताओ ना। हाँ हम कोशिश, हम नहीं व्यवस्थाएं क्या चाहिए, हम देखें ना व्यवस्थाएं, अगर कोई है डॉक्टर तो अभी देखो जो हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। एक दिन की व्यवस्था हम कर देंगे, और मार्च के महीने में जो है जो यहाँ पर एक तो CSC में जो उसका पूरे मानक है उसको पूरा करेंगे, और उसमें जितनी स्टाफ की आवश्यकता है उसको मार्च के महीने तक कर सकते हैं हम लोग। इमीडिएटली जो है मैं कल बातचीत करूंगा, अगर कहीं से कोई डॉक्टर अगर स्पेयर हो सकता है तो उसके लिए व्यवस्था करेंगे। तीसरा ये है, अगर हमारे आसपास का कोई बच्चा है जिसने किया है, अगर वो आ सकता है तो जो है वो उसके वेतन की जितने भी वो बोलेंगे उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। जो देखो झूठ बोलने से यहाँ पर कोई फायदा है नहीं कि आप लोगों को मैं कह दूँ कि भाई ये जो आपने मांगे रखी है वो सारी की सारी जो है वो अभी जो है मैं चुटकी बजाऊंगा और पूरी हो जाएंगी। मैंने सारी बात आपके सामने रख ली है। उसमें से मेरे ख्याल से कितनी मांगे होंगी, खाली डॉक्टर वाली रह गई है, उसके लिए मार्च तक आपको समय देना पड़ेगा हम लोगों को। रोटेशन पर कहीं पर भी कोई डॉक्टर अगर अवेलेबल होगा आप देख लो, तो बात कर लो, अगर कोई है अवेलेबल। ये भी जो है जो 3-3 दिन का जो 2 डॉक्टरों की व्यवस्था थी उसमें से वहाँ एक दिन कम करके फिलहाल जो है यहाँ पर व्यवस्था की है। तो मेरा आप लोगों से भाई ये निवेदन है कि थोड़ा समय दो सरकार को, मुझे भी उसमें जो हो पाएगा। मैं कल भी जाऊँगा, कल जो है वो उसमें सचिव भी होगा मीटिंग में, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का विषय है, और साथ के साथ में डायरेक्टर भी होंगे, मंत्री भी होंगे। तो जो है कल भी मैं बातचीत करूँगा। और अभी मेरे ख्याल से मेरा निवेदन ये है आप लोगों से कि इस विषय को जो है, क्योंकि ये तो है ही, ये नगर पालिका ने बनाया है, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं भी आपके साथ बैठ जाऊंगा, भाई क्यों नहीं कर रहे हैं, इतना मैं कर सकता हूँ। मुझे प्रमुख साहब उसमें कोई वो नहीं है जो है। और मैं तो अपनी सरकार के खिलाफ बैठा, महापंचायती थी मैंने नारायण दत्त तिवारी जैसे चीफ मिनिस्टर के, उसमें आप लोगों को याद होगा कि भाई यहाँ टिहरी का भला होना चाहिए। तो कई बार जो है ना रिजिडिटी नहीं दिखानी चाहिए। जब हम सब लोग एक उसके लिए तैयार हैं, और कोई अपने लिए तो मांग नहीं रहे हो, जनता के लिए मांग रहे हो, तो उसमें जो संभव हो पाएगा मैं कल जो है शाम को उनसे बातचीत करूंगा कि कहीं से कोई डॉक्टर अगर 2-2 दिन के लिए स्पेयर हो सकता है। जहाँ पर वो हैं वहाँ पर भी तो हमारी जनता है, उनको भी तो डॉक्टर की ज़रूरत है। अगर कहीं पर भी आप पता करवा लो क्या स्थिति है, अगर कहीं पर है तो मैं करवा दूँगा। 2 नहीं हो पा रहा है, मैंने सारा का सारा पता कर लिया कि 2-2 दिन का करवा दो।
अब हम मान लोगों को वहाँ से विड्रॉ कर देंगे, जैसे आप बैठे हो वो वहाँ बैठ गए, तो तब क्या करेंगे? एक चीज़ बताओ, व्यवस्था तो हम ही लोगों को करनी है। तो इसलिए मैं कल बात कर मैं अरे भाई सरकार व्यवस्था तब करिए ना जब तैयार भी हो हमारे बच्चे यहीं पर रुकने के लिए। तो इस समय जो है, पहले जहाँ एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेरे ख्याल से आज के दिन में 7 मेडिकल कॉलेज इस प्रदेश में हो गए हैं, और 8वां जो है ये टिहरी में जो है हमारा शुरू हो जाएगा। तो कोशिश होगी कि भाई जो बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य जो है, तो उसमें हम सिचुएशन के पॉइंट पर आ सकें। तो मैं आपको बहुत बधाई भी देता हूँ, बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, और मैं कहीं नहीं भागाने लगा हूँ, और सरकार भी कहीं नहीं भागाने लगी। तो आप थोड़ा सा जो है उसमें मेरे विचार से अगर आप मेरी बात मानो तो इसमें हमारी बातों को मान करके, और मैं जिलाधिकारी से भी बात करूंगा, उनके हाथ की जो बातें होंगी उनको भी जो है क्या है उनके विषय का, जिलाधिकारी के विषय का क्या है? क्या है वो अल्ट्रा यार मशीन का नहीं है, मशीन हमारे पास टेक्नीशियन और उसका वो है ना, रेडियोलॉजिस्ट तो आना चाहिए। बड़ी मुश्किल से तीन दिन के लिए जो रेडियोलॉजिस्ट है ना, 3 दिन वो वहाँ नरेंद्र में बैठता है, 3 दिन जो है उसको यहाँ बिठाते हैं। है ना, तो क्या है DMO वाला क्या विषय है? सुरक्षा करने वाला है, रोड को वन वे कराने वाला, रोड की मरम्मत है, क्या है? नमस्कार, ये मैं यहाँ आया हुआ था, ये धरने पर बैठे हुए चंबा में, ये 3-4 आपके हाथ के विषय थे, उनको आप भेज दीजिए। ठीक, एक तो रेड क्रॉस वाला बता रहे हैं, और एक सुरक्षा कर्मी, और वो सड़क वगैरह का जो है कल वो बैठक है ही हमारे जो है मेरी के बारे में, तो आपको जो आपके हाथ में उसको करनी है। अब डॉक्टर कहीं कोई भी एक अगर तो हम अगर कहीं पर भी कुछ व्यवस्था होगी तो मैं जाकर के देखो, इस विवाद में मत करो कि मंत्री जी का ये बोलना है, फलाने का ये बोलना है। हमको व्यावहारिक होना चाहिए, जो यहाँ पर हो सकता है उसकी बात करनी चाहिए। मैं कल बातचीत करूँगा, उसमें स्वास्थ्य सचिव भी होगा, DG मेडिकल भी होंगे, और जो है वो मंत्री जी से भी बात, मैंने कल शाम को ही उनको, जब मेरी तुमसे बात हुई, क्योंकि आप लोग जानकारी को देते नहीं हो। अब मैं 10 झंझट में पड़ा रहता हूँ। यहाँ का जो है नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बताओ, इसलिए क्षमा प्रार्थी हो। ये यहाँ मैं कह रहा हूँ, तब से आप 50 दिन से बैठे हो, ये आपका काम है। यहाँ जो है, अब मेरी एक टांग टिहरी में रहती है, एक देहरादून रहती है, दूसरा क्या है कि हमारा ज़्यादा करके समय निकलता है कि ब्योह में जी जा, सुलखड़ा में जी जा, वही में जी जा, नामकरण में जी जा, श्राद्ध में जी जा, फिर जो है नहीं भाई प्रमुख। अब या तो ये तय कर लो, ये सुन लो, मेरी बात सुन ले तिवारी जरा, ये ज़्यादा वो नहीं कैसे करेगा कोई आदमी काम? तो यहाँ नहीं, काम तो जो है ना, या तो दिल्ली होंगे, मेडिकल कॉलेज आएगा दिल्ली से आएगा ना, या काम होंगे देहरादून से होंगे। अब हम तो ज़्यादा करके जो है जनप्रतिनिधि इसी में फंस करके रह गए। देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, जो है जहाँ से काम होने हैं, अब उस दिन तो वो तो मंत्री आ गए हैं, नहीं तो अगर वो नहीं आते तो मैं दिल्ली में घूमता रहता कि भाई हमारा मेडिकल कॉलेज लाओ। तो इसलिए ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप कहीं कुछ स्टेप ले रहे हैं तो यहाँ के हमारी नगर, आपको बताया इन्होंने कि हम धरने पर बैठे हैं। नहीं
आपने प्रमुख साहब को बताया, आपने जिला पंचायत अध्यक्ष जी को बताया, आपने मुझे बताया। लेकिन एक चीज और सुन लो, क्योंकि तुम भविष्य के नेता हो सब लोग। आप एक मिनट और या आपने एमपी साहब को बताया होगा, हमारे जो एमपी साहब हैं उनको बताया हो। इसमें एक चीज और देखो, एक यहीं से एक नई शुरुआत करो। देखो, एक तरफ ग्राम प्रधान जी जा रहे हैं, एक तरफ क्षेत्र पंचायत जी जा रहे हैं, एक तरफ जो है प्रमुख साहब जा रहे हैं, एक तरफ जो है हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी जा रहे हैं, एक तरफ विधायक जी जा रहे हैं, एक तरफ एमपी साहब जा रहे हैं। ये जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना, ये पूरे प्रदेश की स्थिति है, तब तक कोई बहुत अच्छा काम नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरी बात मानो तो आज आगे बैठ जाएंगे। क्या है, अगर नहीं वो मैं बैठ जाऊंगा तुम्हारे साथ, अगर नहीं भी डॉक्टर की व्यवस्था मार्च तक, ठीक है ना। तो मेरा आग्रह है, मुझे एक मीटिंग में भी जाना है, वो हमारे मंत्री जी आ रखे हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं, ये जो सरदार पटेल जी और जो हमारा ये रजत जयंती है राज्य की, तो मेरी बात मान लो, आप अपने वो कर लो, ठीक है। माननीय विधायक जी, आपने 3 डॉक्टर को जो बोला, हम लोग बोल रहे हैं कि कम से कम 2 दिन के लिए व्यवस्थाएं हो। दूसरा, अगर हम लोग ये बोल सकते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी डीजी हेल्थ को और आपके उसमें एक लेटर लिखित में दे दें कि 3 महीने के अंदर, मतलब ऑर्डर के रूप में, कि 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे डॉक्टर नियुक्त करे जाएं। एक इस तरीके की चीज़ें हो जाए। दूसरा, आप जो बोल रहे हैं कि कोई अगर डॉक्टर आना चाहता है, उसकी आप सैलरी की व्यवस्था करवाएंगे, तो उसका आप एक एडवर्टाइजमेंट निकाल दीजिए कि कोई डॉक्टर है, कोई आना चाहता है, क्योंकि बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो चंबा में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि नीतियां बन सकती हैं, क्योंकि जब खारा स्रोत में बंद ठेके के लिए एक दिन में नीतियां बन सकती हैं, नहीं वो नीति से, ये खारा स्रोत में क्या हो रहा है वहाँ, नहीं नीति का क्या है, नहीं तो ये जो कंट्रोवर्शियल इशू तुमने उठाने तो अलग बात है, यहाँ की बात करो ना, वहाँ क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या, हाँ, तो ये बात हम प्रदेश की, आपने नीति की बात करी, हमने उस नीति की बात करी, जब वो बन सकती है तो ये भी बन सकती है। और वो आधा व्यक्तियों के लिए है, ये तमाम व्यक्तियों के लिए है, ठीक है। और आज एक चीज का निर्णय आप लोगों को भी लेना है कि विधायक जी को एक परेशानी वो सच में है कि शादियों में जाना चाहिए कि इन कामों में लगना चाहिए। तो आप आज खुद यहाँ से बता दो कि शादियों में कितने लोग बोलना चाहते हैं। सब लोग काम के लिए बोल रहे हैं। तो विधायक जी, कल से अगर कोई शादी के लिए नाराजगी होती है तो वो अपने व्यक्तिगत वो, मतलब सबकी ये है कि अस्पतालों की स्थिति सुधरे। अगर विधायक लोग कृपया सभी व्यवस्था बना कर रखें, कृपया सभी व्यवस्था बना कर रखें। आपकी बात रखने के लिए हम आगे मंच पर हैं और आपके जवाब आप देख रहे हैं माननीय विधायक जी दे रहे हैं। तो कृपया शांतिपूर्वक, ये धरना निरंतर दिनों से व्यवस्था से चल रहा है। धरने के लिए नहीं बैठता, कोई भी धरने के लिए नहीं बैठता। अगर वोट चाहिए तुम लोगों को, अगर तुम लोगों को पद के लिए चाहिए तो पद के लिए तो काम भी तो होना चाहिए। सारी बात है, लेकिन जाओ एक सेकंड रुको, बात करो। वो भी हमारे सब है वो सब हम
ये जो आपने कहा कि भाई वो एडवर्टाइजमेंट निकाल दें, वो कल परसों में पेपर में निकाल देंगे। आप भी जो है, आप भी ध्यान रखना, अगर कोई डॉक्टर होगा तो उनसे बात करो, ठीक है। दूसरा जो ये डॉक्टर का एक एक दिन का जो है, वो अगर कोई डॉक्टर और मिल सकता है प्रदेश भर में, तो उसके लिए वो उसको डीजी को भी लिख रहे हैं, सचिव को भी लिख रहे हैं, और कल मैं बात करूँगा कि एक के बजाय अगर 2 दिन का हो सकता है। और चलो मार्च का तो कल इनके हाथ में नहीं है ना, मैं कल बात करूंगा उनसे, मंत्री जी से, कि मार्च तक आप बता दो कि जो भी डॉक्टर आएंगे सबसे पहले आप टीवी में दें। नहीं, वो नहीं हो पाएगा। मोबाइल अल्ट्रासाउंड होगी सर, पहले मशीन लानी पड़ेगी उनको, पहले बात करने की बजाय कि मशीन मोबाइल देख लेंगे, ऐसा है ना। मोबाइल अल्ट्रासाउंड तो हमारी देख लेंगे, बोलते मारो स्टेप बता विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी 15 सूत्रीय मांग हैं, मैं आपसे विधायक जी, मैं आपसे चाहूँगा जितने भी 15 सूत्रीय मांग हैं, आप स्पष्ट रूप से सीएमओ साहब से, डीएम मैडम से, जो भी इस तरह की मांगे हैं, जो नहीं, जो जितनी आपने कर भी ली, जितनी पूरी भी हुई, उन पे लेटर के माध्यम से आप जो है समाज के संघर्ष से लेके डॉक्टर वाली हम इंतजार करेंगे तब तक वाली भी 50% पूरी हो गई, 50% रह गई। हम इंतजार करेंगे तब तक जब तक आप स्पष्ट रूप से लेटर के माध्यम से लिखित देंगे। मेरा सुझाव ये है कि बैठ तो हम कभी भी सकते हैं। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो हमारा भी मान रखना, आप उठ जाओ, अगर नहीं होगा तो मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ। अच्छा विधायक जी कह रहे हैं आप देखो आपको लेटर के माध्यम से हमें अवगत कराना स्पष्ट रूप से। अभी उस बारे में मीटिंग भी हो रही है, वहीं लेटर भी जा रहे हैं विधायक साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विधायक साहब जिंदाबाद। हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हैं या बाकी लोग विभिन्न पदाधिकारी आए हैं, कृपया ये किसी भी पक्ष या विपक्ष का आंदोलन न समझे, आप निरंतर अपना सहयोग देते रहें। क्या कहेंगे आप, आज आप आंदोलन स्थल पे आए, बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या कहेंगे, इसमें आपकी क्या राय है? जो मैंने संबोधित किया उसमें कह दिया, सबसे पहले आप ये समझो, मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। आपको सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर अन्न चाहिए, और फिर स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। किसी का भी उस पर ध्यान नहीं रहता है, उस पर ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। आप सभी लोगों के सहयोग की आज भी अपेक्षा, कल भी अपेक्षा इस क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड की कमी है, पूरे प्रदेश में कमी है, तो यहाँ की कमी को कौन पूरा करेगा? है ना यहाँ डॉक्टर, ये उम्मीद रहेगी और प्रमुख जी भी हम लोगों के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर मैं इस तो चीज यहाँ को जिला चलाएंगे। अस्पताल आया, यहाँ मेरे CSC लाया। प्रमुख जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वो जो है, लोग मैं हमारे बीच में 70 आज साल आप का जो पश्चिम है, मंत्री जी से भी मुलाकात करके आए 1949 में हैं। हम आजाद हुए, हम लोगों के मध्य में आए हैं। किशोर उपाध्याय में कोई इतनी शक्ति नहीं है, मान लीजिए कि एक दिन में पूरी कर लेना, समय लगता है उसको पूरा करना। एक अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट नहीं है सर यहाँ पर, और एक जो है एक्सरे वाले भी कह रहे हैं यहाँ पर नहीं है, जनरेटर तक नहीं है, बिजली की पंप को बोल दिया सारी व्यक्ति का नाम अभी तक तो नहीं थी, एक का नाम छूटता है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन अब तक कोट प्रधान जी, कोट क्षेत्र पंचायत जी, सब लोगों का धन्यवाद, तमाम जनता का धन्यवाद, तमाम जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद। आंदोलन और संघर्ष हम लोगों का जारी रहेगा। तमाम लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग भी, आपको यानी कि आज से पहले तक पता नहीं था कि जनरेटर चाहिए? बताया नहीं किसी ने, अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। थैंक यू विधायक जी, थैंक यू थैंक यू। विशेष करके जो महिलाओं ने इस आंदोलन में अपना सहयोग दिया है, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। वह सभी लोग, मैं एक एक करके नाम नहीं ले पाऊंगा, आप सभी
सभी का हार्दिक आभार। और हम माननीय विधायक जी ने जैसा मैं आश्वासन दिया है कि कल तक वे अपनी बैठक के बाद कुछ बता पाएंगे। विधायक जी को ये तो पता है कि विधायक कैसे बनना है, पर उनको शायद ये नहीं पता है कि विधायक रहते हुए सोल्यूशन कैसे ढूंढना है। अगर वे नहीं सीख पा रहे हैं तो कृपया करके किसी और प्रतिनिधि को अपनी जगह दे दें। जो ही गतिमान रहेगा। थोड़ा सा माइक बंद कर दीजिएगा सर। आप लोग भी पीछे से आ जाओ, खड़े हो जाओ यहाँ से, पीछे से आ जाओ, पीछे से। वहाँ कैमरे से वहाँ सामने आएंगे, पीछे से आ जाएगा। आइए चाची पीछे से, चाची पीछे थोड़ा 250 ग्राम पीछे हो जाओ। अभी आपसे पूछेंगे, यही जाना मत नहीं बैठ हाला नहीं करना, चुपचाप रहो। क्या कहेंगे सर, आज विधायक जी आपके पास आए थे, कई समस्या आपने उनके समक्ष रखी, कितने संतुष्ट हैं आप विधायक जी के विश्वास से? हमने विधायक जी के माध्यम में अपनी 15 सूत्रें मांगे रखी और उनको भी अवगत कराया कि 3 स्तर की मांगे हैं। पहला सीएम स्तर, दूसरा डीएम स्तर, तीसरा आपका शासन और प्रशासन। स्पष्ट रूप से कहा कि हम आश्वासन पे ये जो जनता का जनाक्रोश का जो आंदोलन है, जनता की उम्मीदों का जो आंदोलन है, इसको सिर्फ आश्वासन के माध्यम से हम लोग इसको खत्म नहीं करेंगे। आंदोलन इसी तरीके से आगे रहेगा, क्योंकि जो विधायक जी ने जो भी वार्तालाप बोली वो संतोषजनक नहीं थी। उन्होंने कल एक चीज़ का आश्वासन हमें दे रखा है कि 5 बजे की मीटिंग हम लोगों के शासन में सचिव और स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ में है, तो हम कल 5 बजे का इंतजार करते हैं। जब हम लोगों ने 13 दिन का इंतजार किया तो हम 5 बजे का भी इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या 15 सूत्र मांगों पर आगे करते हैं। आपकी मुख्य क्या मांगे थी जो सबसे पहले पूरी होनी है, सबसे जरूरी मांगे? हमारी अगर 15 सूत्रीय मांगे देखें तो सिर्फ 3 मांगों पर टिकी हुई हैं। पहले एक सर्जन की नियुक्ति, दूसरा गायनी के डॉक्टर की नियुक्ति, महिला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति, तो तीसरा बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति। इन तीनों पर क्या कहा विधायक जी ने? इन तीनों पर विधायक जी ने कहा कि अभी डॉक्टरों की यहाँ पे कमी है, तो हम लोगों ने कहा कि अगर डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर यहाँ पे कि आना नहीं चाहते, तो मैंने कहा अगर ये चीज़ें हैं, डॉक्टर यहाँ पे इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कमी अस्पताल की है, स्वास्थ्य विभाग की कमी है, अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, इसी वजह से डॉक्टर यहाँ पर आना नहीं चाहते। सर्जन के विषय में वो कहते पहले ओटी बनाएंगे फिर सर्जन लाएंगे, कुछ इस तरह की बात हो रही थी। मैंने विधायक जी को यही चीज़ बोला कि मैंने विधायक जी ओटी की व्यवस्था आप और मैं नहीं करेंगे, ओटी की व्यवस्था सर्जन करेंगे। अगर सर्जन पहले आप आ जाएंगे तो फिर उसके बाद ओटी की व्यवस्था भी हो जाएगी। ओटी की व्यवस्था आप विधायक निधि से भी कर सकते हैं। ओटी बड़ा विषय नहीं है, बड़ा विषय ये है कि सर्जन किस तरीके से हमारे बीच में। डॉक्टरों पे उन्होंने कहा पूरे जिला स्तर पर जो है डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ये एक बहुत गंभीर विषय है कि जिला स्तर पर ही डॉक्टर नहीं तो आपके यहाँ आएंगे कैसे? इस चीज़ में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर एक चीज़ चल रही है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि अब हम लोगों को डॉक्टर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आजकल डॉक्टर मरीजों को ढूंढ रहे हैं। तो मैं मंत्री जी को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आओ कभी चंबा ब्लॉक अस्पताल में आपको इस अस्पताल की स्थिति पता चल जाएगी कि कौन किसको ढूंढ रहा है। तो डॉक्टर की अगर कमियां हैं तो उसको पूरा करना शासन की जिम्मेदारी है, शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर आप लोग ये चीज़ें हम लोगों के बीच में बोलेगा तो आप लोगों को मतलब आपसे ये उम्मीदें नहीं है कि आप ये चीज़ें हम लोगों के बीच में बोलेंगे। यहाँ पर जनरेटर भी नहीं है और विधायक जी को पता ही नहीं कि यहाँ जनरेटर नहीं है और कह रहे हैं मुझे बताया नहीं गया। क्या विधायक जी कभी आए नहीं अस्पताल पे यहाँ कभी? विधायक जी विधायक बनने के बाद सबसे पहले जिला अस्पताल में आए थे और उनको पूरी चीज़ें भलीभूत प्रतीत है कि इस अस्पताल में क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों की कमियां हैं। तो इस चीज़ के लिए विधायक जी को जनरेटर वाले विषय उनके पास पहले भी था। कुछ दिन पहले विधायक प्रतिनिधि जी का भी वहाँ पे ट्रीटमेंट चला है, तो कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में पहले से है। आज वो बोल रहे हैं कि 1 हफ्ता लगे, 1 महीना लगेगा, लेकिन उनको मैंने बताया कि ये सीएमओ साहब ने अपने स्तर से जनरेटर की सुविधा कर दी है और 1 हफ्ते के अंदर जेम पोर्टल में ये ऑर्डर आ चुका है। अब देखते हैं कि कितने समय तक वो आता है। आपको लगता है सरकार का ध्यान ज्यादा राजस्व प्राप्ति को लेकर है, शराब के ठेके खुलवाने को लेकर है और स्वास्थ्य सुविधाओं पे कोई ध्यान नहीं है हमारी सरकारों का? सरकार का ध्यान सिर्फ सोशल मीडिया के एडवर्टाइजमेंट में है, जितना मैं देख पा रहा हूँ। और स्वास्थ्य विभाग की आप स्थिति देख पा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है। मुझे तो लगता नहीं है कि स्वास्थ्य नीतियों में सिर्फ हम सोशल मीडिया तक रह चुके हैं, धरातल में हम जीरो है। आपका कुछ कहना रहेगा सर? विधायक जी से पूछना चाहूँगा, विधायक जी ने डॉक्टर के मामले में एक चीज़ कही है कि हम रोटेशन 1 दिन के लिए दे सकते हैं। चंबा ब्लॉक कितना बड़ा ब्लॉक है, मैं विधायक जी से खुद पूछना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर को 1 दिन आज से चंबा ब्लॉक में देंगे तो कैसे चंबा की ब्लॉक की जनता संतुष्ट है या नहीं? आप कुछ हमने विधायक जी से मांगे क्या है कि आप बोल रहे हो कि मार्च में सारे डॉक्टर फॉर्म फिल कर देंगे, CSC के
पॉलिसी से अकॉर्डिंग। तो हमारा उनसे निवेदन है कि आप लिखित में वो चीज दीजिए कि हम मार्च तक को फुलफिल कर देंगे, और जो रोटेशन की वो मांग करें कि कम से कम CSC में 3 दिन तक वो रोटेशन डॉक्टर आते रहे, कम से कम 3 दिन, हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो आए, जिससे क्षेत्र की जनता संतुष्ट है। उसमें भी संतुष्ट है नहीं, पर हो सकती है। हो सके। आपने सुना, इनको आंदोलनकारियों को भी सुना, विधायक जी को भी सुना, आपको क्या लगा, लब्बो लुबाब क्या लगा आपको? करेगी ये सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को खुशहाल? भारत माता की, भारत माता की। आज हम श्री देव सुमन जी की बलिदान की धरती पे, गब्बर सिंह जी की बलिदान की धरती पे उपस्थित यहाँ चंबा में भाई अंकित सजवार जी के नेतृत्व में गैर राजनीतिक संगठन द्वारा ये आंदोलन चल रहा है, जो कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की, लचर व्यवस्था की पोल पट्टी को खोलता है। और अभी मैं विधायक जी को सुन रही थी और बड़ा मुझे दुख लग रहा था कि मुझे ये लग ही नहीं रहा था कि वर्तमान के सिटिंग विधायक ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे लगा कोई पूर्व विधायक है जो सत्ता में नहीं है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उनसे बहुत उम्मीद है। किशोर भाई को मैं पर्सनली भी बहुत अच्छे से जानती हूँ और मुझे उनसे बहुत ऐसी उम्मीद थी कि जब अंकित भाई उनको अपनी मांगे पढ़वा रहे थे तो मुझे लगा कि किसी मांग पे तो वो बहुत ही स्पष्ट अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे, पर कहीं भी विधायक जी ने जो है अपनी स्थिति किसी भी बिंदु पे बहुत स्पष्ट नहीं कही। और उन्होंने ये कहा कि जो नौकरशाही है वो बहुत हावी हो रही है। तो ये तो 4 इंजन की जो सरकार चल रही है और वो जिस सरकार के विधायक हैं, इन नौकरशाही पे नकेल कसने का काम किसका है ये कौन बताएगा? विधायक जी को ये भी बताना चाहिए कि यदि वो इस पे नकेल नहीं कस पा रहे हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, और या तो फिर जनता के साथ बैठ कर अगर वो इतने ही लाचार हो चुके हैं तो आइए हमारे आम जनमानस के साथ उत्तराखंड की मातृशक्ति, उत्तराखंड की बुजुर्ग शक्ति, युवा शक्ति यहाँ पर धरने पर बैठी है। तो आप धरने पर बैठ जाइए, आप भी गुहार लगाइए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बड़ी नाटकबाजी, नौटंकी जो है जनता ने बहुत देख ली है। और ये चौखटिया से जो स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ जो हल्ला बोल के एक रैली चौखटिया से भी निकली, तो ये सिर्फ इस चंबा की हालत नहीं है। मैं जहां से जिला पंचायत सदस्य चुनकर आई हूँ, देवप्रयाग की नरेंद्र नगर विधानसभा की भी यही हालत है। चौखटिया से लेकर के पूरे ऋषिकेश तक की पूरी यही हालत है। तो आपके 4 इंजन की सरकार अगर इन हालत को नहीं बदलेगी तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इन हालतों को बदलेगा कौन? आप ये बता दीजिए कि ये हालत संबंधित व्यक्ति या संबंधित विभाग बदलेगा तो हम उससे जाके गुहार लगाएंगे। अगर सत्ता में बैठे विधायक और मंत्री इस तरीके से बातें करेंगे तो मुझे लगता है कि यार ये जो उत्तराखंड है ये राम भरोसे चल रहा है। सबसे बड़ा एक सवाल अभी विधायक जी यहाँ पे कह रहे थे कि जो है MP जो है और कहता मैं जो हमारे राज्य के जो मंत्री हैं और विधायकों की कोऑर्डिनेशन की थोड़ा सा कमी है, जिस कारण से अव्यवस्थाएं फैल रही है। सरकारें सारी सेम हैं, एक ही पार्टी की सरकारें हैं ऊपर से नीचे तक, तो फिर किस कारण से लगता है कि क्या सही में कोऑर्डिनेशन की कमी होगी या नहीं? देखिए, जब मैं यहाँ पे आई तो जो जिला पंचायत अध्यक्ष है हमारी ईशिता सजवान जी, मैंने उनसे भी फोन पे वार्तालाप करी तो उन्होंने बताया कि आज यहाँ पे विधायक जी आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें मैं उनसे डिस्कस कर चुकी थी। उन्होंने ये बताया कि जो हवाला भी विधायक जी दे रहे थे, उन्होंने बताया कि वो DM के पास गई थी, जो हमारे धरने पे लोग बैठे हैं उनके साथ डेलीगेशन को लेकर DM के पास लेके गई थी। परंतु अगर DM ने इस तरीके का हमारे आंदोलनकारियों को ये बात कही कि आप पहले धरना खत्म कर दीजिए और तब हम आपकी मांगे मानेंगे, तो मुझे लगता है ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान DM साहिबा के तरफ से आया है। और जबकि वो एक खुद महिला है और मुझे लगता है कि पहाड़ एक महिला प्रधान राज्य है, अगर उसकी पीड़ा एक महिला नहीं समझ पाएगी तो मुझे लगता है कि फिर कौन समझेगा। तो उनको तो कम से कम ये बात का संज्ञान लेना चाहिए था कि अगर यहाँ पे हमारे बाल रोग्य के लिए और महिला से संबंधित जितनी भी बीमारी है उसके लिए यहाँ पे गायनोलॉजिस्ट नहीं है, तो फिर आपने ये CSC सेंटर्स खोल क्यों रखे हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने जो सामुदायिक केंद्र पे इतना करोड़ों रुपए का जो बजट आ रहा है, कल मैं माननीय मोदी जी की जो भाषण सुन रही थी, उन्होंने
29 मिनट के भाषण में कहीं भी स्वास्थ्य व्यवस्था पे के ऊपर कोई बात नहीं की। शराब नीति के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है खारा स्रोत में, शराब नीति के लिए अपनी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं करी, शिक्षा पे अपनी कोई नीति स्पष्ट नहीं करी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 29 मिनट का जो भाषण हुआ उसमें अगर आप 2 लाइन अगर गढ़वाली में बोल लेंगे तो क्या उत्तराखंड समाज का उससे भला होने वाला है? एक सेकंड, आपने जो हम आंदोलनकारी है भाई, तुम्हारी बाइट भी लेंगे। हमारी बात हम राष्ट्रीय स्तर की किसी मुद्दे से फर्क नहीं पड़ता, हमें राज्य स्तर के अब जो जहाँ लड़ रहा है हमें चाहिए अपने अस्पताल की व्यवस्था। हम फिर इसे वो नहीं बनाना चाहते कि एक तरफ से हम सत्ता परिवर्तन के पीछे पड़े, हमें कोई परिवर्तन से मतलब नहीं है। हमें चाहिए हमारे अस्पताल में डॉक्टर्स होने चाहिए। अब ये मुद्दे हम लड़ने बैठे, हम अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे बात हमें अपना हॉस्पिटल तो स्वास्थ्य सुविधा तो, और मैं उसको और मुद्दे को भटकने नहीं देना चाहता। हम चंबा की बात कर रहे हैं, हम चंबा की बात कर रहे हैं, हम इसे एक मुद्दे को लेकर बैठे, हम स्वास्थ्य की ही बात कर रहे हैं। हमको सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। आप गुमराह मत होइए। सुविधा सिर्फ चंबा में खराब है या पूरे उत्तराखंड में खराब है? हम इस चीज को स्पष्ट तौर से कह रहे हैं, यदि माननीय आदरणीय मोदी जी ने कोई बयान अगर दिया तो उस बयान में स्वास्थ्य सेवा को स्पष्ट क्यों नहीं किया? इस बात को हम जानना चाहते हैं। अगर ये बात अगर गलत है तो आप बताइए। हमारे 13 दिन हो गए, हमारे आंदोलनकारी यहाँ पर बैठे हैं और यदि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो इस बात को 4 इंजन की सरकार संज्ञान नहीं लेगी तो कौन लेगा? हम सिर्फ उसको लेकर जानते हैं। हमारे बीच में एक सेकंड, हमारे बीच में आज नगरपालिका अध्यक्ष ने भी अपना समर्थन दिया है। आज इससे पहले कई जगह एक बात उठ रही थी, हो सकता है बीजेपी का, हो सकता है कांग्रेस का, हो सकता है किसी तीसरे फ्रंट का, ये किसी का नहीं है, ये जनता का आंदोलन है। अंकित भाई ने अंकित भाई का चेहरा हो या अंकित भाई ने क्लियर का चेहरा हो या मेरा चेहरा हो, हमारे चेहरे मायने नहीं रखते हैं। मायने रखते हैं महिलाओं के चेहरे जो दिन भर अपना घर काम छोड़ के आ रखे हैं। हम तो फिर भी युवा है, कुछ न कुछ अपना काम कर लेंगे। इनके मुद्दे को प्राथमिकता रहनी चाहिए। हम इस आंदोलन को भटकाऊ की स्थिति में नहीं लाने देना। सर, आपको लग रहा है कि जो विधायक जी आए थे उनकी बातों में आपको विश्वास है कि विधायक जी ने कहा है, विधायक जी ने कहा है कि कल में डीएमओ स्तर पे मेरी बैठक है, तो उस बैठक का आप इंतजार कीजिए। हम इसी प्रांगण में इसी टेंट के नीचे इंतजार कर रहे हैं। अगर उनकी बैठक सकारात्मक है हम आंदोलन समाप्त कर देंगे, और नकारात्मक होती है आंदोलन जारी रहेगा। तो विधायक जी तो आपको खुद बोल के गए कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं आपके साथ धरने में बैठूंगा, जबकि सत्ता में है। उनका स्वागत वही मैं बोल रहा हूँ। विधायक जी हमारे समर्थन में, ब्लॉक प्रमुख हमारे समर्थन में, नगर पालिका अध्यक्ष हमारे समर्थन में, इतने सारे क्षेत्र पंचायत जब सारे आपके समर्थन में है तो कार्य सिद्ध क्यों नहीं हो पा रहे? तो कार्य सिद्ध करने के लिए तो बैठे, यही तो बात चल रही है। अगर कार्य सिद्ध हो रहे होते तो धरने में क्या बैठने की जरूरत पड़ती? कार्य सिद्ध हो रहे होते की बात नहीं है। हम अब जब धरने में बैठे हैं तो उनकी संज्ञान में आए कि हमारी स्थिति क्या है। हम सिर्फ संज्ञान में लाने के लिए आए हैं और संज्ञान में बात आई है तो उन्होंने कहा है कि हम इसका समाधान कर रहे हैं। आपके सामने की बात है, आपके सामने तो अभी अंकित भाई ने बताया पत्राचार मेरे ख्याल से शायद 1 साल से चल रहा था, तो क्या पत्राचार के माध्यम से शासन प्रशासन अपने अपने स्तर पे कैसी ढील ढिलाई करते हैं? आप पत्रकार हैं, मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। कौन कहाँ पर कैसी स्थिति में आप जानते हैं। तो पत्राचार शासन प्रशासन के माध्यम से जो हो रहा था तो वो क्या विधायक जी के पास नहीं पहुंचा पत्राचार? वो आप विधायक जी से पूछे ना, वो उनकी बाइट लीजिए। मैं तो चाहता हूँ, देखिए एक सेकंड, मैं भी कई साल तक पत्रकार रहा हूँ और मेरे हिसाब से पत्रकारिता के 2 तरीके होते हैं। आपने इनका वर्जन लिया, अगला वर्जन उनका लीजिए और फिर देखिए कि क्रॉस कहाँ पर बातें हो रही है। तो विधायक जी तो रुक ही नहीं रहे थे यहाँ पे वर्जन देने के लिए, बड़ी मुश्किल से योगेश भाई ने लिया। नहीं, पत्रकार का काम ये है भाई साहब कि वो उनका वर्जन लेके आए। आप जानते हैं कि कई रात जो है बाहर खड़ा रहना पड़ता है दरवाजे के, कब ये बाहर आके अपनी बात बोले। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका वर्जन लेके आए। हमारी तो वर्जन ये है कि विधायक जी या हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष या हमारे ब्लॉक प्रमुख या हमारे मुख्यमंत्री तक के स्तर की बात हो कि हम यहाँ पर धरने पे तब तक बैठे हैं जब तक CHC के मानकों के अनुसार चंबा में जो अस्पताल है उसमें अपनी व्यवस्था पूरी नहीं एक चीज वो भी ऐड कर दो ना इसमें कि जो इस चंबा की जनता ने चुना है, चाहे पंचायत से चुना है चाहे वो नगर से जीता है, वो जनप्रतिनिधि यहाँ पर अपने को क्यों नहीं वो कर रहा है? आपका समर्थन मिल गया, हमें सबका समर्थन मिल गया। मतलब आपकी बातों अरे एक बात असली समर्थन तो ये है जो जनता के बीच में बैठे हैं। मुँह चमका के चले गए। कागजों में नहीं
हम लोग पहले दिन से बोलते आ रहे हैं ये न किसी व्यक्ति का आंदोलन है, न किसी व्यक्ति का आंदोलन। भाई एक सेकंड उनको चुना है, वोट दिया है। सर एक मिनट, आप कितने दिन आए समर्थन देने? आए तो सही। यार अंकित भाई को बोलने दो, अंकित भाई को बोलने दो ना यार। हम लोग मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ कि न किसी व्यक्ति का आंदोलन है। हम लोग दो लोगों ने नेतृत्व किया, अगर कोई नेतृत्व करना चाहता है तो वो आगे आए। दूसरी चीज एक चीज और है, आंदोलन है न किसी पार्टी के समर्थन के लिए आंदोलन है। हमने ना ही किसी के मुर्दाबाद के नारे लगाए, न किसी जिंदाबाद के नारे लगाए। ये जनता का आंदोलन है, जनता के इमोशन का आंदोलन है। और ये आंदोलन अगर 13 दिन तक पहुंचा है तो ये आंदोलन हम लोगों की वजह से नहीं, ये जितनी मातृशक्ति, युवा शक्ति, जितने जनप्रतिनिधि, जितने लोग यहाँ पे आए, सबके समर्थन से ये आंदोलन 13 दिन तक पहुंचा है। और अगर इसको आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से आज वार्तालाप हुई है तो कहीं ना कहीं उस कड़ी में विधायक जी का मेन रोल है। हमें उम्मीद है कि कल आपकी जो 5 बजे मीटिंग होगी वो सकारात्मक मीटिंग होगी, और अगर सकारात्मक मीटिंग नहीं होती तो आप सबके सहयोग से आंदोलन आगे बढ़ेगा। जितने लोग आज हमको समर्थन दे रहे हैं, मैं उन लोगों का समर्थन तब मानूंगा जो हमारे साथ 1 या 2 दिन यहाँ पे बैठेंगे। तो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इसको कोई राजनीतिक पार्टी का आंदोलन न बनाए, इसको मतलब हमारे धरने को कुछ इस तरीके से ना करें कि हम लोग आपस में उलझाएं। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, सोशल मीडिया पे जितने लोग हम लोगों को सुन रहे हैं, पूरे लोगों से सुन रहे हैं, क्योंकि जैसा भी नगर पालिका अध्यक्ष जी ने बोला कि मेरा समर्थन है, ब्लॉक प्रमुख जी ने बोला मेरा समर्थन है, सभी जितने जनप्रतिनिधि सभी लोगों ने बोला मेरा समर्थन है। मेरा तमाम लोगों से एक निवेदन रहेगा कि हम लोगों को एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये ना मेरे घर की लड़ाई है, ना रवि रावत के घर की लड़ाई है, ना किसी व्यक्ति के घर की लड़ाई है, ये हम सब की लड़ाई है। और ये किसी एक सरकार की कमी नहीं है, जितनी सरकार अभी तक आई है। अगर मैं बात करूं चंबा अस्पताल की, 2012 में ये पीएचसी से सीएचसी बन गया था, लेकिन आज भी उसकी स्थिति जस की तस है। पीएचसी की बिल्डिंग में सीएचसी चल रही है। लेकिन इसका सवाल यह है कि किसकी गलती है? जितनी गलती जनप्रतिनिधियों की है उतनी गलती हम लोगों की भी है, क्योंकि हम लोग उनसे पूछते नहीं है, हम वोट देते टाइम उनसे पूछते नहीं है। तो हम लोगों को पूछना चाहिए, ये कमी हम लोगों की, हम लोगों को पूछना चाहिए। इस चीज के लिए मेरा तमाम लोगों से निवेदन रहेगा कि अगर ये आंदोलन आज तो यथावत रहेगा, कल भी यथावत रहता है, तो हम लोगों इस आंदोलन को एक उग्र आंदोलन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि 12 दिन तक हम शांतिपूर्वक रहे हैं, हमारी तरफ कोई सुनवाई करने नहीं आया। एक जनाक्रोश रैली के बाद, एक मशाल जुलूस के बाद आज कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन हम लोगों के बीच में आता है। तो अगर आगे इस आंदोलन को उग्र करना पड़ा तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला शासन और प्रशासन की होगी, साथ साथ में विधायक जी की भी होगी। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमको देख रहे हैं और अन्य चीजों के माध्यम से हम लोगों को देख रहे हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा इस संख्या हम लोगों के साथ इस आंदोलन में जोड़ें, ताकि इस आंदोलन में जो हमारी मांगे हैं वो पूर्ण हो सके।